प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वास्तिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसके कुछ अनुप्रयोग करेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। क्या है कि व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक जीवन में मकानों, टावरों, पुलों, वृक्षों, मीनारों आदि की ऊंचाई तथा निश्चित स्थान से उनकी दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। साधारण पैमाने की सहायता से इन्हें ज्ञात किया जाता है। किंतु यदि ये ऐसे स्थान पर हों जहां तक आसानी से पहुंचना संभव ना हो तो ऐसी परिस्थिति में त्रिकोणमितीय ऐसी परिस्थिति में त्रिकोणमिति
की सहायता से इनका परिकलन, परिकलन का मतलब गणना, इनका परिकलन सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार ऊंचाई तथा दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें दो प्रकार के कोणों की आवश्यकता, कोणों की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार के कोणों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, व्यवहारिक जीवन में मकानों, टावरों, पुलों, वृक्षों, मीनारों आदि की ऊंचाई तथा निश्चित स्थान से उनकी दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। साधारण पैमाने, जो भी पैमाना होता है, मापन होता है, इन्हें ज्ञात किया जाता है। किंतु यदि ये स्थान, जैसे मकान, टावर, पुल, वृक्ष, मीनार आदि, अगर ये स्थान, ठीक है, ऐसे स्थान पर हो जहां तक आसानी से पहुंचना संभव ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में त्रिकोणमितीय की सहायता से इनका परिकलन, परिकलन का मतलब होता है गणना, सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार ऊंचाई तथा दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें दो प्रकार के कोणों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो कोण है वो है आपका उन्नयन कोण, और दूसरा जो आपका कोण है वो है आपका अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, थोड़ा हम इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले दो बातें और देखेंगे। एक होती है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, इन दोनों के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। त्रिकोणमिति की हम आवश्यकता, हम वहीं पर इसका यूज करते हैं जहां पर इनकी माप जो है, मकान है, टावर है, इनको हम ये ऐसे स्थान पे हो जहां पर हम पैमाने की सहायता से इनको नहीं माप सकते, तो वहां पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। दृष्टि रेखा, जब कोई दर्शक, दर्शक का मतलब देखने वाला, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली
सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जब कोई दर्शक यानी देखने वाला किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कोई दर्शक है ये, और ये दर्शक की आंख है। दर्शक की आंख के द्वारा कोई वस्तु को देख रहा है, जैसे वस्तु यहां है, तो दर्शक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो ये सरल रेखा है इसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा के बाद है क्षैतिज रेखा। वह रेखा जो, समझे ध्यान से, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी, प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर, सीधी भूमि के समांतर, प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर, भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाती है। कह रहा वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, उसकी आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है। जैसे एक प्रेक्षक है, कोई लड़का है, लड़के की आंख ये है, तो कह रहा है वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी जाती है। कैसी जाती है? सीधी, सीधी, ये देखो सीधी जा रही है, और किसके समांतर जाती है? भूमि के समांतर। ये क्या है? भूमि है। तो वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर, किसके समांतर? भूमि के, ये भूमि है, ठीक है, इसके समांतर जाती है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ये रेखा आपकी क्षैतिज रेखा कहलाई। लड़का ये है, प्रेक्षक है ये, और प्रेक्षक की ये क्या है? आंख है। आंख से जो सीधी रेखा किसके समांतर? भूमि के समांतर। किसके समांतर? भूमि के समांतर। इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा के बाद हम अध्ययन करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। क्या है उन्नयन कोण? उन्नयन कोण, देखिए जो उन्नयन कोण होता है वो क्या है वास्तव में? जैसे जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, अभी हमने बताया था क्षैतिज रेखा, ये देखिए प्रेक्षक की आंख से जाने वाली एक ऐसी रेखा है क्षैतिज रेखा। किसके समांतर होती है? भूमि के समांतर। तो वही कह रहा है जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर
होती है तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए उन्नयन कोण को भाई डायग्राम समझ लेते हैं। क्या है, कह रहा है जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, ये देखिए जैसे ये प्रेक्षक की आंख हो गई और प्रेक्षक की आंख से जाने वाली ये कैसी रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। वही तो कह रहा है जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के कहां ऊपर की ओर, कहां ऊपर की ओर, चलिए मान लिया ये वस्तु रखी है ऊपर की ओर है, तो इस अवस्था में जो ये अवस्था है वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली, वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा है ये इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, ये देखिए ये जो रेखा है वो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। वास्तव में जो उन्नयन कोण है वो क्षैतिज रेखा से वस्तु जब आपको ऊपर मिलेगी, ठीक है, प्रेक्षक की आंख से जो क्षैतिज रेखा है उसके जब वस्तु आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, तब आपका, ठीक है, उन्नयन कोण बनेगा। ये प्रेक्षक की आंख है, ये है आपका उन्नयन कोण थीटा। कोण को चलो हमने कोई कोण मान लिया थीटा, ये आपका क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, क्या बनेगा ये आपका उन्नयन कोण। ये जो कोण बनेगा, ये जो लाइन गई ये उन्नयन कोण है, ठीक है, इस रेखा के साथ। अब देखिए अवनमन कोण, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, कैसी रेखा, क्षैतिज, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की या नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित होती है, तो उस अवस्था को
तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। समझ लेते हैं, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है, जैसे प्रेक्षक की आंख आपकी ये रही, ठीक है, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा ये रही, ठीक है, और वस्तु देखिए कहां पर स्थित है, यहां पर। तो अगर जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख, ये प्रेक्षक की क्या है, आंख है, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, जो आधार के क्या होती है, समांतर होती है, भूमि के समांतर, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है। देखो इस क्षैतिज रेखा के कहाँ स्थित है, नीचे की ओर स्थित है, होती है। तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए, वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। तो क्लियर कट हो गया कि जो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा अगर उसके ऊपर की ओर होगा, क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, अगर उसके ऊपर की ओर होगा तो आपका उन्नयन कोण बनेगा, और अगर कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर होगी तो वो आपका अवनमन कोण कहलाएगी। ठीक है, तो उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में आपने जाना, और अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये देखिए, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये देखें, भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये है आपकी का सीधा लगा खंबा। सीधा लगा खंबा का मतलब भूमि पर सीधा लगा खंबा, तो ये आपकी क्या है, भूमि है। भूमि पर खंबा कैसा लगा है, सीधा, सीधा का मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए डोर जो है वो भूमि पर सीधे लगे खंबे के कहां से बंधा हुआ है, शिखर पे से बंधा हुआ है। फिर कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये देखो ये भूमि स्तर है, इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर है। तो कह रहा भूमि स्तर, ये आपका भूमि स्तर है, इसके साथ जो डोर है का जो बनाया गया कोण है वो कितना है, 30 अंश का है। तो आपसे कह रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए। ये आपका खंबा है, इसी की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है।
तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम खंबे की ऊंचाई। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। बताओ डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है। देखो तनी हुई डोरी है, कोई ढील नहीं है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे का मतलब खंबा 90 डिग्री खड़ा है, के शिखर से बंधा है। कौन बंधा है? डोर। और यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि का स्तर है, इसके साथ डोर का जो झुकाव है, कोण है, वो कितना है? 30 अंश है। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हमने ए पॉइंट कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया? सी कह दिया। खंबे की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? खंबे की ऊंचाई। तो कहेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसको हमने क्या मान लिया? ऊंचाई को h मीटर। खंबे की ऊंचाई को क्या मान लिया? h मीटर। अब देखिए जरा ध्यान से, कोण आपका ये है, कोण के सामने की भुजा ये लंब है, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण है। तो आप देखिए कोण के सामने आपको लंब पूछ रहा है और 90 के सामने कर्ण आपको दिया गया है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो हम कहेंगे कैसा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बताइए कोण के सामने ये लंब जो कि पूछ रहा है, 90 के सामने कर्ण आपको दिया गया है। तो क्या लगा देंगे? साइन। क्या लगा देंगे? साइन, क्योंकि साइन में ही आता है लंब और कर्ण। तो साइन कोण कितना है? 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर, बताइए लंब कितना है? ए बी, कोण के सामने की बजाय लंब, बटे 90 के सामने कर्ण कितना है? ए सी। चलिए साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान h, ए सी का मान, ए सी का कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का h में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का h में गुणा 2h और 20 एकम 20। h बराबर हो जाएगा 20/2, गुणा से भाग में चले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 0 0। h का मान कितना आ गया? 10 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था? खंबे की ऊंचाई। तो आप कहेंगे अतः खंबे की ऊंचाई मतलब खंबे की ऊंचाई को आपने क्या माना था? h। तो आप कहेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर h कितना आ गया? 10 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये देखिए एक पेड़ है, ये जमीन है, तो क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये देखिए आंधी आई और मान लिया कि पेड़ यहां से टूट गया, इतनी ऊंचाई से टूट गया, और जो ये ऊंचाई है, ठीक है, टूटा हुआ भाग है, वो अब मुड़ना शुरू होगा। यहां से ऐसे करके मुड़ेगा और मुड़कर इस तरह मुड़ जाता है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ भाग है ऊपर का, अब ये मुड़ गया और इस तरह मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगा। ये देखिए टूटा हुआ भाग इतना है, अब ये टूट गया और ये इस तरह मुड़ गया। ये देखो ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये देखिए मुड़ गया, टूटा हुआ ये भाग था, इस तरह मुड़ गया कि जो पेड़ का शिखर था ये वो किसको छूने लगा? जमीन को छूने लगा। ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, किसके साथ? जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये आपका पेड़ है, यहां से लेके यहां तक, और ये पेड़ का पाद बिंदु है। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो दूरी है ये आपको दी गई है 8 मीटर। कितनी दी गई है? 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने माना पेड़ की ऊंचाई, चूंकि मात्रक मीटर में है तो हमने कह दिया माना पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। देखिए इसका हल कहेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर। मान लिया पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है और जो पेड़ है वो स्मॉल h मीटर ऊंचाई से टूट गया। ठीक है, क्योंकि हमको जो निकालना है वो केवल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हम केवल पेड़ की ही ऊंचाई को यहाँ पर मान के दिखाएंगे, बकाया जो भी मानेंगे उसे हम हटा देंगे। ठीक है, पूरा है कैपिटल H और मान लिया कि पेड़ स्मॉल h ऊंचाई से टूट गया, तो पूरा है कैपिटल H, ये है स्मॉल h, तो आपका इतना जो भाग बचेगा वो बचेगा कैपिटल H, पूरे में से इतना घटा देंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। अब आपको मालूम है इतना ही भाग था जो टूट गया था ऊपर से, और यही भाग था जो मुड़ गया। ये देखो यही वाला भाग ऐसे करके क्या हो गया था? मुड़ गया था। यही वाला भाग क्या हो गया? मुड़ गया था। तो जितना ये भाग है उतना ही आपका ये भाग होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। चलिए, ए भी एक पेड़ था, C पॉइंट से टूट गया और D पॉइंट पर इसका शीर्ष भूमि को छू रहा है। ठीक है, फाइनली चित्र तैयार है। पेड़ हो, मकान हो, ये सब कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास BCD, हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BCD में कोण के सामने की ये भुजा क्या है? लंब है, 90 के सामने एक कर्ण है और ये क्या है? आधार। तो पहले हम एक बार इस समकोण त्रिभुज BCD में tan लेंगे ताकि कोण के सामने ये लंब और ये आधार जब लगे तो हमें यहाँ से स्मॉल h का मान मिल जाए। चूंकि हमको स्मॉल h का मान नहीं निकालना, हमको पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H निकालनी है, तो पहली बार हम इसमें कोण के सामने लंब और आधार लगा के स्मॉल h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, लंब और आधार tan में आते हैं, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan 30 अंश बराबर, बताओ tan 30, लंब कितना है? देखिए इस एंगल 30 के लिए लंब केवल इतना है BC, कितना है? BC, और आधार कितना है? BD। tan 30 का मान है 1/√3, BC का मान कितना है? H, और BD का मान कितना है? 8/1 नहीं है, देखिए यहाँ पर 8 है, तो हम क्रॉस मल्टी, ये भी पूरे के बटे है, ये भी पूरे के बटे है, कैंची गुणा कर देंगे, √3 का H में गुणा, √3H, 8 का 1 में गुणा, 8 एकम 8, तो यहाँ से हम H का मान निकाल लेंगे 8, √3 गुणा से कहाँ चले जाएंगे? भाग में। फाइनली हमारा इतना निकल गया है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में अब हम देख रहे हैं कि हमको H का मान मिल गया है। अब हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे जिसमें ये वाली भुजा आ जाए, यानी 90 के सामने कर्ण आ जाए, और अगर आप कर्ण के साथ लंब लेते हैं तो दो जगह हमें H पुट करना पड़ेगा। कर्ण के साथ क्या आ जाए? आधार आ जाए, तो केवल H का मान जो हमारा निकला है वो हमें केवल एक ही जगह पुट करना पड़ेगा। तो हमने कहा समकोण त्रिभुज BCD में पुनः, क्योंकि हम दोबारा उसी त्रिभुज में जा रहे हैं, तो कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
बी सी डी में अब की बार हम क्या लेने जा रहे हैं, देखें ध्यान से। 90 के सामने कर, ताकि उसमें कैपिटल एच आ जाए और हमारा कैपिटल एच पेड़ की ऊंचाई है, उसका मान निकल आए। तो 90 के सामने ये कर और आधार, कर और आधार कॉज में आते हैं, तो कहेंगे कॉज 30 बराबर कॉज 30, कॉज 30, कोण 30 के लिए लंब, 90 के लिए कर, ये आधार है। कॉज होता है आधार बटे कर, आधार कितना है बी डी और कर कितना है सी डी। कॉज 30 का मान √3/2, बी डी का मान चेक करिए, बी डी कितना है 8 और सी डी कितना है h माइनस एच, कैपिटल H माइनस एच। ठीक है, अब ये भी पूरे के बटे, ये भी पूरे के बटे है, हम कैंची गुणा कर देंगे। √3 का कैपिटल H में गुणा, √3 इंटू कैपिटल H प्लस माइनस माइनस, √3 का स्मॉल h में गुणा, √3 स्मॉल h, ठीक है, इक्वल टू 8 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा 16। √3 कैपिटल H तो आपको लाना है, ऋण √3 इंटू स्मॉल h आप हटा दीजिए, स्मॉल h का मान आ चुका था 8/√3 बराबर 16। तो देखो √3 गुणा में √3 भाग में कट गए, √3h ऋण 8 बराबर 16, √3h बराबर 16 की तरफ ऋण 8 गए, धन 8 हो गए, √3h बराबर 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, h बराबर 24, √3 गुणा से कहाँ चले गए भाग में। अब हर के संयुग्मी का गुणा भाग कर देंगे, √3 का संयुग्मी, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 का गुणा √3 का भाग, तो h बराबर 24 को √3 में गुणा, 24 √3 और √3 होगा 3, 3 से काट देंगे, कितने बार कटेगा 8 बार, तो h का मान आ गया 8/√3। आपने h माना किसको था, पेड़ की ऊंचाई को, तो आप कहेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क है, उसमें 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। कह रहा है एक ठेकेदार पार्क बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये देखिए एक फिसलन पट्टी आपकी ये हो जाएगी, कितने मीटर ऊंची 1.5 मीटर ऊंची, और एक फिसलन पट्टी आपकी ये हो जाएगी, ये कितने मीटर ऊंची हो जाएगी 3 मीटर ऊंची। ये हो गई 5 वर्ष से कम के लिए, और ये हो गई आपकी 5 वर्ष से अधिक। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण 30 अंश का कोण, ये देखिए कितने अंश का कोण 30 अंश का कोण बनाती हो, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती हो 60 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चूंकि ऊंचाई 1.5 है तो ऊंचाई होती है लंबवत 90 डिग्री, ये भी 3 मीटर ऊंची है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हमने कह दिया ए बी सी, इसको हमने कह दिया डी
EF। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। जब बच्चा फिसलता है तो वो इस पर फिसलता है, ये इसकी लंबाई बतानी। चलिए हमने मान लिया ये x मीटर है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी है, 22 मीटर है। अब दोनों स्थितियों से हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, यानी 5 वर्ष से कम उम्र की हमने x मान ली है, ये बताना है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हमने फिसलन पट्टी की लंबाई 22 मान ली है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। इसको है डी, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए दोनों के लिए फिसलन पट्टी बन चुकी है। अब देखिए हम इसका कैसे आंसर निकालेंगे। हम देख रहे हैं कोण के सामने हमको लंब दिया है और 90 के सामने कर्ण हमको जानना है, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण के सामने हमको लंब दिया है, कर्ण जानना। लंब कर्ण किस में आते हैं, साइन में। साइन 30 अंश बराबर, बताओ 30 के लिए लंब कितना है, AB, और कर्ण कितना है, AC। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5, AC को आपने क्या माना है, x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से कम x बराबर 1.5 का दूना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इसी तरीके से आएंगे एक समकोण त्रिभुज है DEF, कहेंगे समकोण त्रिभुज DEF में देखिए कोण के सामने लंब दिया है और 90 के सामने कर्ण, फिसलन पट्टी की लंबाई वो जानना चाहता है। लगा दीजिए, क्या लेंगे, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। साइन 60 अंश बराबर, बताइए लंब कितना है, DE बटे कर्ण कितना है, DF। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। DE का मान कितना हो गया, 3 बटे, देखिए DF कितना है, 22। ये देखिए अंश से जब पूरे के बटे हों और उनके बीच बराबर का चिन्ह हो तो अंश से अंश कट जाता है। √3 से जब 3 कटेंगे तो √3 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 एकम 22, 2 को √3 में गुणा, 2 √3, ठीक है, मीटर। अब क्या कहेंगे, देखो x भी निकल आया, y भी निकल आया, तो आप कहेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, ये आपकी क्या है, भूमि है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, यहां से भूमि का एक बिंदु ये हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार
मीनार के पाद बिंदु, ये है मीनार का पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब सभी को मालूम है मीनार, घर, चिमनी, खंबा, पर्वत, पठार, ये सब आपके पेड़, ये सब कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए कोण के सामने लंब आपसे पूछ रहा है और आधार आपको कर्ल ना तो दे रहा है ना पूछ रहा है। कोण के सामने लंब दिया है, आधार लंब पूछ रहा है, कोण के सामने लंब पूछ रहा है और आधार दिया गया है। लंब और आधार किस में आते हैं, tan में। तो ले लेंगे tan 30 अंश बराबर, कोण के सामने ये लंब है AB, आधार है आपका BC। tan 30 का मान हो गया 1/√3, AB का मान हो गया h, BC का मान हो गया 3। ये भी देखो पूरे के बटे हैं, हर से हर कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएंगे, कितने बार, √3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h एकम h। चूंकि थोड़ी सी गलती हो गई, रुकना जरा 1 मिनट। tan 30 का मान हो गया 1/√3, AB का मान हो गया h और BC का मान 3 नहीं है, 30 है। कितना है, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का h में मल्टीप्लाई, √3h, 30 एकम 30, h बराबर 30/√3। अब हल्का परिमेयकरण कर देंगे, √3 का गुणा √3 का भाग, h बराबर 30 का √3 में गुणा 30√3 और √3 3 से जब इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 0 0, तो h का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर। h आपने माना किसको था, मीनार की ऊंचाई को। तो कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई हमेशा कैसी होगी, लंबवत। तो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। जो पतंग की ये डोर है, इसको अस्थायी रूप से भूमि के, ये भूमि है आपकी, भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। फिर कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये आपकी भूमि है, ये डोरी है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, आपको डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो जब ऊंचाई में मानना होगा तो हम h का रूप मानेंगे, और जब लंबाई में निकालना होगा तो हम x या y मानेंगे। तो क्या कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई पूछ रहा है। हमने इसको a भी मान लिया, इसको c कह दिया और कहा माना डोर की लंबाई बराबर x मीटर। अब कहेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में tan नहीं लेंगे, पहले देख लें। कोण के सामने लंब दिया है,
90 के सामने कर्ण जानना चाहता है। तो लंब और कर्ण, कोण के सामने लंब दिया है, कर्ण जानना चाहता है। लंब और कर्ण जो आते हैं वो साइन में आते हैं, तो ले लेंगे हम साइन 60 अंश बराबर, मतलब साइन 60 के लिए लंब कितना है ए बी, और आधार कितना, सॉरी लंब बटे कर्ण, साइन 60 लंब बटे कर्ण, और 90 के सामने है कर्ण, कर्ण कितना है ए सी। साइन 60 का मान √3/2, ए बी का मान 60, ए सी का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का x में गुणा √3x, 60 दूनी हो गया 120, x बराबर 120, √3 गुणा से कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो √3 का गुणा √3 का भाग हर का परमीकरण कर देंगे, तो x बराबर 120 √3 बटे √3 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 0 0, तो x का मान कितना आ गया 40 √3 मीटर, और x हमने माना किसको था, डोर की लंबाई को, तो कहेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम आपको आगे के सारे क्वेश्चन बता देंगे। स्वास्थ्य मैथमेटिक्स में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।